कभी आपके पिताश्री यहाँ से रिज़ाइन करते हैं, कभी आप रिज़ाइन करते हो, भविष्य में फिर रिज़ाइन करने की बात करते हो। आप लोगों ने तो एलनाबाद को प्रयोगशाला समझ लिया। क्या आपके परिवार के गीत गाते रहेंगे ये लोग? क्या आपकी चौधर के लिए अपने विकास को ये पीछे छोड़ देंगे? क्या आपकी चौधर के लिए यहाँ जितनी समस्याएं हैं इनका समाधान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेजने की बात भूल जाएंगे लोग क्या विधानसभा में? 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और हरियाणा में हमारी सरकार बनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उस समय से लेकर के अब तक जितने भी चुनाव उपचुनाव हुए, एक बड़ौदा को अगर छोड़ दें तो सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है ना। गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो जब लोगों के बीच जा रहा है उसका विरोध हो रहा है। हमने तो चुनौतियों से लड़ना और जनता का साथ लेकर के उनसे पार पाना, ये हमारी एक आदत सी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो चुकी है। कभी भी अपने विधानसभा क्षेत्र की मैंने उनको पैरवी करते नहीं देखा। तो फिर आप सत्ता में रह करके जनता की सेवा नहीं करते हैं, अपनी चौधर की बात करते हैं, विपक्ष में रहते हैं तब भी अपनी खाली चौधर तक की बात करते हैं, विधानसभा को आप रिजाइन देने की एक प्रयोगशाला बनाते हैं। तो यहाँ की जनता का भी अपना एक मन है, यहाँ की जनता की भी एक अपनी सोच है, यहाँ की जनता की भी अपनी एक इच्छा है, आकांक्षा है, वो पूरी करने का समय मुझे लगता है यहाँ की जनता के पास आया। लागत का 50% लाभांश जोड़ करके अगर एमएसपी तय किया तो हमारी सरकार ने किया। जिस किसान की बात ये झूठ मूठ की कहते रहे उसको अगर फसल बीमा का लाभ देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। जिस फसल का अधिकतम मुआवजा, वैसे तो 6,000 इन्होंने घोषित कर रखा था उस समय, लेकिन 2-2, 5-5 रुपए के चेक हमने देखे किसानों के जाते हुए। हमारी सरकार ने अधिकतम 12,000 रुपये किसान को उसकी फसल का मुआवजा देने का काम किया। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन जब 87 के अंदर आंदोलन चला था उस टाइम घोषणा की थी, 87 की सरकार आने के बाद शुरू की थी ना। हमारी सरकार ने उसको 2,500 रुपये कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने उसी तर्ज पर हर किसान परिवार के लिए 6,000 रुपये की किसान पेंशन देने का काम किया। हाँ, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, हमारे प्रदेश के दोनों तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकारें, उन सरकारों का उन प्रदेशों में रहने वाला हमारा किसान भाई भी हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमारे प्रदेश में आता दिखाई देता है। जहाँ किसान को बदनाम करने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग, और वो जनता के सामने भी आ रहे हैं, उनकी वीडियोस हैं, उनकी फोटोज हैं कि किस प्रकार से कुछ राजनीतिक दलों के लोग अपना जो राजनीतिक दबंगई है उसको दिखाने के लिए हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए और इस बात को डाइल्यूट करने के लिए कि चुनाव की जरूरत क्यों पड़े। चौधरी भरत सिंह बेनीवाल के अलावा भी जितने लोग हैं यहाँ कांग्रेस के, आईएनएलडी के, जो आईएनएलडी की भी जो एक वो है ना, एक दबंगई वाली राजनीति, उससे जो पीड़ित हैं लोग, वो सब इकट्ठे आए हैं और इकट्ठे आकर के एक साझा मंच जो हमारे गठबंधन का है उसके कैंडिडेट को आप जिताने का काम करें। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम किसका होगा एलनाबाद में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एलनाबाद उपचुनाव के प्रभारी सुभाष बराड़ा जी। बराड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुरेंद्र जी। बराड़ा साहब, आपके ऊपर जो आपके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है कि एलनाबाद उपचुनाव को आखिर कैसे जीता जाए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ जिस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो जब लोगों के बीच जा रहा है उसका विरोध हो रहा है, आखिर कैसे निजात पाएंगे इन तमाम चीज़ों से? देखिए, एक तो ये जो एलनाबाद का उपचुनाव है अपने आप में इस चुनाव का बड़ा एक महत्व है, क्योंकि एलनाबाद विधानसभा जो 2009 में डिलिमिटेशन के बाद पहले रिजर्व थी, फिर सामान्य कैटेगरी में आई। उस समय की बात करें या उससे पहले, ये 2 विधानसभा क्षेत्र दड़बा और एलनाबाद, आपस में इनके गांव एक दूसरे में आकर के एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र सामान्य हुआ। उस समय से लेकर के और वर्तमान तक ये जब दोनों हल्के अलग अलग थे, एलनाबाद और दड़बा, तो जितने भी चुनाव उपचुनाव हुए उसमें ज़्यादातर
इंडियन नेशनल लोकदल, जिसके अलग अलग नाम रहे, कभी समता पार्टी रहा, कभी कुछ और रहा, तो इन्हीं के या तो परिवार के लोग या इनकी पार्टी के लोग यहाँ से जीतते रहे हैं। और उस समय से लेकर के अब तक का जो रिकॉर्ड है कि सत्ता के इतना नज़दीक होकर के भी, मुख्यमंत्री एक किस्म से उस विधानसभा क्षेत्र से होकर के भी, हमारी सरकार जब आई 2014 में, उससे पहले जिस प्रकार की स्थितियां इस विधानसभा क्षेत्र में थी, तो मैं समझता हूं कि चुनौतियां तो चाहे वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको लेकर के बात करें, वो भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां हो सकती हैं, राजनीतिक दलों की चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन चुनौती तो एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता की भी रही है ना, कि उनके क्षेत्र का लोग, हमारा क्षेत्र, हमारा घर, हमारी राजनीति, हमारी चौधर, इस बात को कह करके उन लोगों का एक राजनीतिक और सामाजिक शोषण तो होता रहा, लेकिन उनके लिए कुछ किया नहीं। तो ये चैलेंज तो एलनाबाद की जनता के सामने भी है कि उन लोगों को एक ठीक और माकूल जवाब देने का समय है, क्योंकि अभी लगभग 2 साल हुए हैं सरकार बने, 3 साल और भविष्य के पड़े हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियों की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो हरियाणा प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, संघर्ष करके जीरो से आज इतने बड़े स्तर पे आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी निकल करके आई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हर दृष्टि से, चुने हुए नुमाइंदों की बात कर लें या सदस्यों की बात कर लें, किसी भी प्रकार से बात कर लें, तो हमने तो चुनौतियों से लड़ना और जनता का साथ लेकर के उनसे पार पाना, ये हमारी एक आदत सी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हो चुकी है। और इस चुनाव के अंदर हमारा जो गठबंधन है, चुनाव के बाद का भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का, इनके कार्यकर्ता मिल करके और हमारे उम्मीदवार की टीम, ये सब मिल करके जितनी भी चुनौतियां हैं इस चुनाव के अंदर, सब चुनौतियों को पार पाएंगे। और मुझे लगता है कि पिछले काफ़ी दिनों से मैं यहाँ की जनता के बीच में हूँ, यहाँ की जनता भी अपनी चुनौती, जो उनकी एक नया करने की चुनौती है, उसको पार पाना चाहती है। राणा साहब, जैसे कि आपने भी कहा कि यहाँ पे लोकदल की जो अलग अलग तरह की जितनी भी पार्टियां थी, उन्हीं का कैंडिडेट जीतता रहा, और खासकर लोग भी मानते हैं कि यह जो चौटाला परिवार का गढ़ भी रहा है, खासकर एलनाबाद, सिरसा तो वही है, एलनाबाद को खासकर मानते हैं। लेकिन गठबंधन के पास आखिर ऐसा कौन सा मंत्र है जो एलनाबाद की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेगा? आप एक बात देखेंगे, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, और हरियाणा में हमारी सरकार बनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उस समय से लेकर के अब तक जितने भी चुनाव उपचुनाव हुए, एक बड़ौदा को अगर छोड़ दें तो सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है ना। अभी भी 2 चुनाव हुए, करनाल में निगम के एक पार्षद का, गुरुग्राम में, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता ने एक तरफा चुनाव जितवाने का काम किया है। वो इसलिए किया है कि हमारी सरकार ने जो पूर्व की यहाँ की स्थापित परंपराएं थी, जो एलनाबाद विधानसभा की बात करें तो सिरसा जिले की चौधर की जो लोग बात करते थे, उन्हीं का राज रहा। उन लोगों ने यहाँ क्या किया, जैसे आपने कहा कि उस समय से लेकर के, मैं कहता हूँ हरियाणा के निर्माण के बाद से लेकर के, एक बार निर्दलीय जीते, 2 बार कांग्रेस जीती, और बाकी सब तो इन लोगों ने चुनाव जीता। चौधर की बात करते रहे, और चौटाला साहब ने भी जब 2 जगह से चुनाव लड़ा, उस समय एलनाबाद सीट छोड़ दी थी। एलनाबाद सीट को यानी कि बार बार, चाहे उसको दड़बा की बात करें, एलनाबाद की क्षेत्र वही है, तो यहाँ इन्होंने इसको प्रयोगशाला एक समझ लिया कि जब जी मैं इस्तीफा दे दिया, अब जब ये 3 कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर के आई, इनको पारित किया, ये कोई आज की डिमांड नहीं थी, बहुत पुरानी है। मुझे याद है चौधरी देवीलाल जी की बात करें, बड़े किसान नेता थे निस्संदेह, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बात करें, घासीराम नैन हरियाणा के बड़े किसान नेता थे। मैंने इन सब किसान नेताओं को बहुत नज़दीक से देखा भी और सुना भी है, वोट क्लब से लेकर के, और जब डंकल का विरोध चल रहा था,
लाल किले की रैली की बात करें, बड़े बड़े नेताओं ने उस समय, मैं उस रैली में खुद मौजूद था, ये बात कहते उनको सुना है, नारे लगते थे कि माल हमारा दाम तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। किसान को कब तक उसके हाल पर छोड़ोगे? सरकार जो फसल नहीं खरीदती है, किसान की औने पौने दामों पर फसल चली जाती है, पता नहीं किस प्रकार की बातें होती थी। ये कही जाती थी बात, कोई व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने कोई अपने मन की बात नहीं की है। आज कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ये कानून पारित किए हैं, कानून बनाए हैं। भी आप बात करते हो उद्योगपतियों की, क्या उन उद्योगपतियों ने चौधरी देवीलाल को उसमें प्रभावित किया था क्या कानून की इस तरह के कानून बनाने की बात कहने के लिए? क्या चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, उनको इन उद्योगपतियों ने उसमें, क्या अंबानी अडानी उनको जाकर के मिल करके आए थे क्या किस प्रकार के कानून बनने चाहिए जो इस प्रकार की बात कहते थे किसान के हित की? और इसका उदाहरण भी जब ये 3 कानून पास हुए, राकेश टिकैत, उन्होंने ये बात कही कि ये नरेंद्र मोदी जी ने तो मेरे पिताजी का, हमारे पूर्वज नेता जो थे, किसान नेता थे, उनका सपना पूरा किया है। तो जब इस प्रकार की स्थिति, चाहे किसान कानून की बात कर लें या फिर इसकी आड़ में ये इस्तीफा दे करके, वो कहते हैं ना भी उंगली कटा करके शहीद होने की बात अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। यानी कि आपके पूर्वजों ने कानून बनाने की मांग की और आप इसको गलत कहते हैं, और ये कहते हैं कि अभी मैं कल परसों कहीं देख रहा था, इनके बेटे अर्जुन चौटाला का कहीं इंटरव्यू हुआ है। तो जब आप जैसे पत्रकार साथी ने बात पूछी कि आप लोगों ने तो, आपके पिताजी ने जो इस्तीफा दिया है, ये कह करके दिया कि जब तक कानून ये ख़त्म नहीं हो जाते, रद्द नहीं हो जाते, मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। ये बात कही अभय सिंह चौटाला ने। और जब उनसे पूछा सवाल कि अब चुनाव में आप लोग खड़े हो रहे हो, अब चुनाव तो आ गया, आप लड़ोगे, तो फिर ये बात कैसे पूरी होगी आपकी कि विधानसभा में नहीं जाएंगे? तो ये जवाब आता है कि हम फिर इस्तीफा दे देंगे। तो इसका मतलब क्या? मैं कहना ये चाहता हूँ, कभी आपके पिताश्री यहाँ से रिज़ाइन करते हैं, कभी आप रिज़ाइन करते हो, भविष्य में फिर रिज़ाइन करने की बात करते हो। आप लोगों ने तो एलनाबाद को प्रयोगशाला समझ लिया। क्या आपके परिवार के गीत गाते रहेंगे ये लोग? क्या आपकी चौधर के लिए अपने विकास को ये पीछे छोड़ देंगे? क्या आपकी चौधर के लिए यहाँ जितनी समस्याएं हैं, इनका समाधान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेजने की बात भूल जाएंगे लोग क्या विधानसभा में? मैं एक बात और कहता हूँ कि मैं पीछे 5 साल अभय सिंह चौटाला विधानसभा के सदस्य थे, मैं भी सदस्य था। वहाँ पर बात आती थी और कभी भी मैंने ये नहीं देखा, देखिए आप प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश की बात करिए विपक्ष के नेता के नाते, कभी भी अपने विधानसभा क्षेत्र की मैंने उनको पैरवी करते नहीं देखा। तो फिर आप सत्ता में रह करके जनता की सेवा नहीं करते हैं, अपनी चौधर की बात करते हैं, विपक्ष में रहते हैं तब भी अपनी खाली चौधर तक की बात करते हैं, विधानसभा को आप रिजाइन देने की एक प्रयोगशाला बनाते हैं। तो यहाँ की जनता का भी अपना एक मन है, यहाँ की जनता की भी एक अपनी सोच है, यहाँ की जनता की भी अपनी एक इच्छा है, आकांक्षा है, वो पूरी करने का समय मुझे लगता है यहाँ की जनता के पास आया। चाहे केंद्र सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, किसानों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था आप बना रहे हो, अच्छी व्यवस्था लेकर आ रहे हो, लेकिन फिर भी जब आप लोगों के बीच जा रहे हो, किसान तो आपका लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, एक बात सोचने की है और देखने की है। ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद बड़ौदा का उपचुनाव भी आया। किसान आंदोलन तो तब भी था, और बड़ौदा तो बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर के आसपास, वहाँ भी किसान था। ये तो है नहीं कोई निगम क्षेत्र का चुनाव था, किसानों का ही चुनाव था। किसानों ने अपनी बात कहनी थी, वहाँ भी कही है। लेकिन ये यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ किसान को बदनाम करने के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग, और वो जनता के सामने भी आ रहे हैं, उनकी वीडियोस हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं कि किस प्रकार से कुछ राजनीतिक दलों के लोग अपना जो राजनीतिक दबंगई है उसको दिखाने के लिए हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए और इस बात को डाइल्यूट करने के लिए कि चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़े, क्यों बार बार एक बार इस्तीफा दिया फिर इस्तीफा देने की बात करते हैं।
पूर्व में भी आप लोग इस्तीफा देते रहे, और यहाँ पर जो जनता के मन की बात आ रही है कि भाई इस बार तो 3 साल और पड़े हैं, हम तो विकास के साथ जुड़ेंगे, हम तो सरकार के साथ जुड़ करके यहाँ से हमारा विधायक गोविंद कांडा के रूप में जीत करके जाएगा, हमारी यहाँ पर गली की, मोहल्ले की, पानी की, बिजली की 100 तरह की बात करेगा। ये जब इच्छा इन लोगों को लगी कि यहाँ की जनता को तो मूड कुछ और ही तरह का दिखाई देता है, भोजन की जरूरत होती है तो वहाँ जाकर के लंगर की सेवा उसको वहाँ उपलब्ध होती है, लंगर उसको मिलता है, किसी भी समय चला जाए। उस गुरुद्वारा साहिब को भी इन लोगों ने राजनीति का अखाड़ा बनाने का काम कर लिया। ये मुझे लगता है कि अब हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े समितियां, संगठन और सिख समाज इस बात का नोटिस लेगा कि क्या इस प्रकार से गुरुद्वारे के अंदर हुड़दंग जायज़ है क्या? क्या किसी को, जहाँ सबको कोई भी व्यक्ति चला जाए, यानी कि भूखा चला जाए, उसको रोटी मिलती है, क्या वहाँ धक्के किसी को लगना ये कोई जायज़ है क्या? ये बात समाज के लिए, जिस समाज का ताना बाना इतना मजबूत है, वो इसके ऊपर चर्चा करता हुआ दिखाई दे रहा है और विश्लेषण करेगा, और वो समाज के लोग ही ऐसे जो तत्व हैं उनको सामने लेकर के आने का काम भी करेगा। वही हम कांग्रेस की बात करें, मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो लगातार ये कहती है कि बीजेपी सरकार से, केंद्र सरकार से हर वर्ग दुखी है, और वो कहीं ना कहीं एलनाबाद उपचुनाव में जो सरकार को जो है वोट के हिसाब से, वोट की चोट से जवाब देगा और कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताकर भेजेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में लगातार 2 प्लान चली है, उनके राज में भी जो किसानों के मुद्दे थे खूब उठते थे। जिस स्वामीनाथन की बात आज कांग्रेस विपक्ष में रह करके करती है, उसी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, सरदार मनमोहन सिंह ने चेयरमैन थे, उस रिपोर्ट को दबा करके बैठे रहे। जब मोदी जी सत्ता के अंदर आए, उसके बाद उस रिपोर्ट को निकाला और उसके अधिकतम बिंदुओं के ऊपर काम हमारी सरकार ने किया। लागत में 1.5 गुना उसका भाव, यानी कि उसमें लागत का 50% लाभांश जोड़ करके अगर एमएसपी तय किया तो हमारी सरकार ने किया। जिस किसान की बात ये झूठ मूठ की कहते रहे, उसको अगर फसल बीमा का लाभ देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। जिस फसल का अधिकतम मुआवजा, वैसे तो 6,000 इन्होंने घोषित कर रखा था उस समय, लेकिन 2-2, 5-5 रुपए के चेक हमने देखे किसानों के जाते हुए, हमारी सरकार ने अधिकतम 12,000 रुपये किसान को उसकी फसल का मुआवजा देने का काम किया। किसान की फसल का अगर दाम जिसका मंडी में ठीक प्रकार से नहीं मिला किसी फसल का, या जिसका एमएसपी नहीं, उसकी भावांतर भरपाई, उसका एक मिनिमम रेट एक मोटे तौर पे तय करके उसकी भावांतर भरपाई सब्जी से शुरू की, बाद में फल को उसमें जोड़ा, और बाजरे की फसल के ऊपर भी भावांतर भरपाई का लाभ हमारे किसान को देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो मैं समझता हूँ, जिस किसान के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिस गांव की बात करते हैं, मैं उस गांव की बात भी करूंगा। हमारी सरकार आने से पहले गांव के अंदर 6 घंटे से लेकर के 7-8 घंटे तक हमारे गांव के निवासियों को बिजली मिलती थी। हमारी सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की आई, उससे पहले गांव के अंदर गैस किसी को नहीं मिलती थी। उस समय 2 रुपये किलो में गेहूं, 3 रुपये किलो में चावल मिले। पीले गुलाबी राशन कार्ड बनाने का काम वाजपेयी साहब के समय में हुआ था, और वर्तमान हमारी सरकार ने उस कड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली हमारी सरकार ने देने का काम किया। हमारी सरकार ने जो ढाणियाँ हैं, इस क्षेत्र में ढाणियाँ खूब हैं, गांव का जो लाल डोरा है उससे 1 किलोमीटर तक के दायरे में पहले फेज सरकार ने चलाया था कनेक्शन देने का ढाणियों में। ये जो किसान के गांव की बात करते हैं ना, अभय सिंह चौटाला, हुड्डा साहब और शैलजा जी, इनके राज में किस प्रकार से जो गांव और देहात में खेतों में ढाणियों में रहता था उसको बिजली और पानी के लिए तरसना पड़ता था, सब लोग जानते हैं। हमारी सरकार ने ना केवल 1 किलोमीटर तक की ढाणियों में योजना बना करके बिजली दी, बल्कि वहाँ हर घर के अंदर नल से जल पहुँचे, इस योजना के ऊपर भी काम शुरू कर दिया। अब केंद्र सरकार ने, जैसे चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन जब 87 के अंदर आंदोलन चला था उस टाइम घोषणा की थी, 87 की सरकार आने के बाद शुरू की थी ना।
हमारी सरकार ने उसको 2,500 रुपये कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने उसी तर्ज पर हर किसान परिवार के लिए 6,000 रुपये की किसान पेंशन देने का काम किया। और जो फसल के रेट हैं वो भी हर साल किस प्रकार से बढ़े। इस बेल्ट में बेशक गन्ना नहीं है, लेकिन आजकल गन्ने का सीजन शुरू होने वाला है, नवंबर में शुरू हो जाएगा। आज अगर गन्ने का रेट भी सर्वाधिक कोई पार्टी की सरकार दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। सरसों राजस्थान की, पंजाब की, हरियाणा में आकर के क्यों बिकती है? हुड्डा साहब जवाब देंगे क्या? बाजरा राजस्थान का और इसका पंजाब का आकर के हरियाणा में क्यों बिकता है? हुड्डा साहब और कांग्रेस के लोग जवाब देंगे क्या? यानी कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, हमारे प्रदेश के दोनों तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकारें, उन सरकारों का उन प्रदेशों में रहने वाला हमारा किसान भाई भी हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमारे प्रदेश में आता दिखाई देता है। तो इस प्रकार की बात हुड्डा साहब करते हैं कांग्रेस के राज की, किसान की बात करते हैं। तुलना आज हमारा यहाँ का एलनाबाद का किसान इन सारी बातों की तुलना करता है, क्योंकि एलनाबाद के हल्के के लोगों की तो रिश्तेदारियाँ पड़ती है राजस्थान में। वहाँ के किसान तो कहते हैं भाई हमारे तो बिजली भी आपसे कम मिलती है, फसल का भाव भी आपसे कम मिलता है। बिल्कुल बराड़ साहब, आपने तमाम योजनाएं बताई केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की। वही हम एलनाबाद की बात करें, एलनाबाद हल्के की बात करें, पूरा का पूरा हल्का ग्रामीण है, सारे के सारे ग्रामीण इलाका है। सिर्फ एलनाबाद टाउन को छोड़ दें शहर है, बाकी सारे के सारे गांव हैं। वहीं बहुत सारे गांव में बराड़ साहब इस तरह की समस्या है, आप भी लोगों के बीच गए होंगे। बहुत सारी भूमि ऐसी जहाँ पे सेम की समस्या है, फसल पैदा नहीं होती, और बहुत सारे गाँव ऐसे जहाँ पीने का पानी भी नहीं है, टैंकरों से जो पानी मंगाना पड़ता है। आखिर इन तमाम समस्याओं से कैसे निजात पाएंगे? देखिए, मुझे याद आती है घटना, सेम की बात आपने कही है। पिछली विधानसभा में जब अभय सिंह चौटाला और हम सब लोग थे इकट्ठे, तो मैंने इस बात को उठाया था कि फतेहाबाद से जब हम भट्टू की तरफ जाते हैं, भट्टू से लेकर के चोपटा, सवाल था बिल्कुल था, रिकॉर्ड की बात है ये। मैंने कहा था अभय सिंह जी, आप तो लंबे समय तक आपने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, इस समस्या को समाप्त करने के लिए आपने किया क्या? कोई जवाब नहीं है। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना इसकी बनवाई, जो और कई स्थानों पे बनवाई। फतेहाबाद जिले के चिंदड़ वगैरह गांव है, आप जाकर के देखेंगे, अभी थोड़े दिन पहले वहाँ वो योजना लागू हुई, ट्यूबवेल लगा करके पानी को नीचे से खींच करके उसको बाहर निकाला गया, और कई गाँव में अब वो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो 6 से 7 फुट नीचे चला गया। ऐसी ही योजना यहाँ की बनी हुई है, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। उस योजना के ऊपर काम शुरू हो चुका है, और ये इसके एलनाबाद क्षेत्र के जिन जिन गाँवों में सेम की समस्या है, वो जल्दी हमारे किसान भाइयों को उस सेम की समस्या से निजात मिल जाएगी। ये बराड़ा साहब बहुत बड़ी बात करें। वाकई अगर एलनाबाद की बात करें तो लगातार ये कई साल पुरानी समस्या है। बहुत सारी सरकारें आई गई, विधायक बने गए, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि देखना होगा कि बराड़ा साहब आखिर कितने हद तक यहाँ के लोगों की जो है वो मांग को, यहाँ की समस्या को पूरा कर पाते हैं। वहीं बराड़ा साहब, अंतिम और अहम सवाल मेरा, कांग्रेस की बात करें, एक अहम नेता जो टिकट का उनका कहीं ना कहीं पहला दूसरा नंबर था, उनको टिकट नहीं मिली। मैं बात कर रहा हूँ भरत सिंह बेनीवाल की। आपके गठबंधन के जो सहयोगी है उनकी तरफ से भी बयान दिया गया, आप सब लोग एक मंच पर थे, कि भरत सिंह बेनीवाल जो है वो लगातार गठबंधन के यानी कि आपके नेताओं के संपर्क में है, संबंध में है। आखिर भरत सिंह बेनीवाल क्या फैसला लेते हैं, इलाहाबाद के लोग उसका भी इंतजार कर रहे हैं। क्या आपसे कोई बातचीत हुई है? देखिए, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से चौधरी भरत सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि आप विधायक भी रहे और आपने विपक्ष में रह कर के भी काम किया है, आप जनता से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ की जनता के सामने जो चुनौती है, जैसे मैंने शुरू में आपके सवाल के जवाब में कहा था, बड़ी चुनौती है, और वो ये है कि एक परिवार की चौधर के मुंह से बाहर निकल करके यहाँ का जो गरीब है, यहाँ का जो मजदूर है, यहाँ का जो किसान है, छोटा व्यापारी है, उसके हित में जो योजनाएं हमारी सरकार बना रही है उसका लाभ ठीक प्रकार से मिले। और वो कब मिलता है? जब कोई एक नुमाइंदा इस प्रकार का हो, सरकार की योजनाओं को लेकर के यहाँ आए, यहाँ की समस्या को मुख्यमंत्री और विधानसभा के अंदर उठाए, मुख्यमंत्री जी के सामने उठाए या विधानसभा में उठाए, तो ये एक अच्छा मौका है उनके पास, और वो मेरी अपील पर गौर करें और यहाँ की जो जनता है एलनाबाद की, उसके हित में निर्णय लें
और वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, हमारे जनता पार्टी के हमारे साझे उम्मीदवार गोविंद कांडा जी के साथ आए। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो, ये रिकॉर्ड की बात है, इस 7 साल के अंदर कोई भी विधायक किसी भी पार्टी का है, वो कोई समस्या लेकर के चला गया ना हल्के की, उसको कोई मना नहीं किया सांझी समस्या का समाधान करने के लिए। और फिर यहाँ तो अपना विधायक, सत्ताधारी दल का विधायक चुनने का मौका है। और अभय सिंह चौटाला जो बात कहते हैं बार बार इस्तीफा देने की, इस तरह की बातों से यहाँ की जनता को स्थायी छुटकारा देने का एक मौका है। इससे बड़ा मौका आ नहीं सकता। मैं तो चौधरी भरत सिंह बेनीवाल के अलावा भी जितने लोग हैं यहाँ कांग्रेस के, आईएनएलडी के, जो आईएनएलडी की भी जो एक वो है ना, एक दबंगई वाली राजनीति, उससे जो पीड़ित हैं लोग, वो सब इकट्ठे आए और इकट्ठे आकर के एक साझा मंच जो हमारे गठबंधन का है, उसके कैंडिडेट को आप जिताने का काम करें। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो ये थे ऐलनाबाद उपचुनाव के प्रभारी सुभाष बराड़ा जी, जिन्होंने साफ साफ जो है बहुत बड़ा दावा किया है कि ऐलनाबाद की जनता इस बार जो हो बड़ा परिवर्तन करते हुए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताकर चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। हालांकि आप सभी इनके बयान से किस तरह की जो है सोच रखते हैं, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।